जय हिंद मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले पर्वतों का। पर्वतों के साथ साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में मैदान कौन कौन से हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले पठारों का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मध्य प्रदेश के पर्वतों का। तो यदि हम मध्य प्रदेश के पर्वतों की बात करें तो इसे मुख्यतः हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। 2 भाग तो मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं, लेकिन एक भाग मध्य प्रदेश में स्थित ना होने के कारण, परंतु उसका महत्व मध्य प्रदेश में ज़्यादा होने के कारण उसे हम मध्य प्रदेश के पर्वतों के अंतर्गत रखते हैं। मध्य प्रदेश के पर्वतों के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं विंध्याचल पर्वत का, दूसरे नंबर पर सतपुड़ा पर्वत का और तीसरे नंबर पर अरावली पर्वत का। तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से स्थित है? तो विंध्याचल पर्वत स्थित है और सतपुड़ा पर्वत स्थित है। लेकिन जो अरावली पर्वत है वो मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि अरावली पर्वत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर स्थित है। मतलब दिल्ली तक फैला हुआ 800 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ एक पर्वत है, जो कि मानसून के समानांतर होने के कारण जो राजस्थान वाला क्षेत्र है वह वर्षा से अछूता रह जाता है। अर्थात भारत में जो राजस्थान में रेगिस्तान का निर्माण हुआ है उसमें सबसे अधिक योगदान अरावली पर्वत का है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे विंध्याचल पर्वत को, सतपुड़ा पर्वत को और अरावली पर्वत को। तो जो विंध्याचल पर्वत है इसके अंतर्गत भी कुछ पर्वत श्रेणियां आती हैं। ऐसे ही सतपुड़ा पर्वत को भी कुछ भागों में बांटा गया है। यदि हम विंध्याचल पर्वत की बात करें तो इसके अंतर्गत भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी आती है। कौन कौन सी श्रेणी आती हैं? एक भांडेर श्रेणी आती है और एक कैमूर श्रेणी आती है। उसी तरीके से यदि हम सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जो पश्चिमी सीमा है उसे कहा जाता है राजपीपला। क्या कहा जाता है? राजपीपला। उसके बाद जो मध्य वाला भाग है उसे महादेव पर्वत श्रेणी कहा जाता है और जो पूर्वी वाला भाग है उसे मैकाल श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकाल श्रेणी कहा जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत भी कुछ श्रेणियां आ रही हैं। कौन कौन सी श्रेणियां आ रही हैं? राजपीपला, महादेव और मैकाल। चलिए हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं अरावली पर्वत को, सतपुड़ा पर्वत को और लश्कर के इसके अंतर्गत आने वाले मैदान को, और साथ ही साथ विंध्याचल पर्वत को। तो यहां पर स्थित है कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत, जो कि सबसे प्राचीन पर्वत है। राजस्थान के अंतर्गत आता है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंतर्गत आता है। यदि मध्य प्रदेश की उत्तर की बात करें तो यहां पर जो कि श्योपुर और मुरैना वाला क्षेत्र है वहां पर आता है लश्कर का मैदान। कौन सा मैदान आता है? लश्कर का मैदान। यहां शिवपुरी के अंतर्गत एक पठार आता है जिसे कहा जाता है शिवपुरी का पठार। क्या कहा जाता है? शिवपुरी का पठार। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? लश्कर का मैदान है, जो कि मुरैना और श्योपुर वाले क्षेत्र में आता है। उसके नीचे शिवपुरी में आता है शिवपुरी का पठार। यहां नीचे आ जाते हैं तो यहां पर सोनवाड़ा का पठार है। कौन सा पठार है? सोनवाड़ा का पठार है। सोनवाड़ा के पठार के बाद यदि हम नीमच में आ जाते हैं तो यहाँ पर एक पठार है जिसे कहा जाता है कंजरदा का पठार। क्या कहा जाता है? कंजरदा का पठार। तो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि कंजरदा का पठार कहाँ पर स्थित है। राज्य वगैरह पूछ लिए जा सकते हैं, या पूछ लिया जा सकता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में है कि उत्तरी मध्य प्रदेश में है कि दक्षिणी मध्य प्रदेश में है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंजरदा का पठार कहाँ पर है। तो कंजरदा का पठार कहाँ पर है? यहाँ पर नीमच मंदसौर वाले क्षेत्र में है। यहाँ पर सोनवाड़ा का पठार है। ये जो आपको श्रृंखला दिखाई दे रही है इस श्रृंखला को कहते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही एक पठार आता है जिसे कहा जाता है उमटवास का पठार। क्या कहा जाता है? उमटवास का पठार। इसके अंतर्गत 2 श्रेणी थी, मैंने अभी आपको बताया था। एक थी भांडेर श्रेणी और एक थी कैमूर श्रेणी। तो इसके पहले वाले क्षेत्र में यहां पर एक श्रेणी आती है जिसे कहा जाता है भांडेर श्रेणी। क्या कहा जाता है? भांडेर श्रेणी। और इसी भांडेर श्रेणी पर सिद्ध बाबा की चोटी, जो कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, वह स्थित है। तो कहां पर है? भांडेर श्रेणी में है। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसे कहा जाता है गुडविल की चोटी, वह इसके थोड़े से आगे स्थित है। जो दमोह वाला क्षेत्र है वहां पर स्थित है। कौन सी? गुडविल की चोटी। तो यहां पर गुडविल की चोटी है जो कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और यदि आपसे पूछा जाए बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिद्ध बाबा की चोटी है, जो कि भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसके आगे यहां पर क्या है? ये जो आपको श्रेणी दिख रही है इसे बोला जाता है कैमूर श्रेणी। क्या कहा जाता है? कैमूर श्रेणी कहा जाता है। तो यहां पर एक पर्वत हो गया विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के यहां पर अमरकंटक जो भाग है वह सतपुड़ा का भाग है।
तो अमरकंटक से एक नदी निकली हुई है जिसे कहा गया है नर्मदा नदी। क्या कहा गया है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत जो है वह नर्मदा नदी और गंगा नदी के मध्य जल विभाजक का काम करता है। मतलब इसके दक्षिण में नर्मदा नदी है और उत्तर में कौन सी नदी है? गंगा नदी का मैदान है। अब यदि हम बात करें सतपुड़ा पर्वत की, तो सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जो कि दो रिफ्ट घाटियों के बीच में आता है। उत्तर में इसके गंगा की रिफ्ट घाटी है और दक्षिण में इसके ताप्ती की रिफ्ट घाटी है। कौन कौन सी है? उत्तर में गंगा नदी की रिफ्ट घाटी है और दक्षिण में ताप्ती नदी की रिफ्ट घाटी है। और मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है कि जब समतल भूमि में जब कभी मध्य वाला भाग अचानक से धंस जाए और अगल बगल के भाग अपनी यथास्थिति में बने रहें और देखने पर वह हमें ऊंचे प्रतीत हों, तो उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? हम पर्वत कहते हैं, जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण होता है। और जो भाग धंस जाता है उसे कहा जाता है रिफ्ट घाटी। तो जहां जहां पर भी रिफ्ट घाटियां पाई जाएंगी उनके पास में ब्लॉक पर्वत पाए जाते हैं। जैसे कि यहां पर यदि हम नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो दोनों नदियां रिफ्ट घाटियों में बहती हुई पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं। उसी तरीके से इन दोनों नदियों के बीच में एक पर्वत बनेगा जिसे क्या कहा जाएगा? ब्लॉक पर्वत। जो सतपुड़ा पर्वत है उसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसका जो सबसे पश्चिम वाला भाग है उसे कहा जाता है राजपीपला। क्या कहा जाता है? राजपीपला। बुरहानपुर तक इसका स्थान आता है। बुरहानपुर के यहां पर एक दर्रा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में जिसे कहा जाता है बुरहानपुर का दर्रा। क्या कहा जाता है? बुरहानपुर का दर्रा। इसके बाद में मध्य वाले भाग को क्या कहा जाता है? यहां पर ग्वालीगढ़ की श्रेणी भी है। कौन सी श्रेणी है? ग्वालीगढ़ की श्रेणी है। और ग्वालीगढ़ की श्रेणी के पूर्व में जो पर्वत है उसे कहा जाता है महादेव पर्वत श्रेणी। क्या कहा जाता है? महादेव पर्वत कहा जाता है। जो महादेव पर्वत श्रेणी है इसी पर एक चोटी स्थित है जिसे कहा जाता है धूपगढ़ की चोटी, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर है। इसका जो पूर्वी वाला भाग है उसे कहा जाता है मैकाल श्रेणी। क्या कहा जाता है? मैकाल श्रेणी। और जो अमरकंटक है वह मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और अमरकंटक से ही सोन नदी और नर्मदा नदी उत्पन्न होती है। यहीं से नर्मदा नदी निकलती है और यहां से चली जाती है 15 जिलों से होती हुए और कहां पर? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि यह रिफ्ट घाटियों में से प्रवाहित होती हैं। कोई भी नदी जो रिफ्ट घाटियों में से प्रवाहित होगी तो उसकी गति क्या होगी? तीव्र होगी। जो नदियां मैदानी क्षेत्रों में से प्रवाहित होती हैं उनकी गति धीमी होती है। तो जब उनकी गति धीमी होती है तो वह अपने साथ लाए हुए जलोढ़ को वहां पर निक्षेपित कर देती हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती जाती है उनकी गति और धीमी होती जाती है और जब वह जरावस्था में पहुंच जाती है और समुद्र में मिलने वाली होती है तो वहां पर वह अपने साथ लाए गए महीन बालू के कणों को निक्षेपित कर देती है और डेल्टा की आकृति बना लेती है। इसलिए उन्हें कहा जाता है नदी डेल्टा। लेकिन जो नदियां दरारी क्षेत्रों में से, रिफ्ट घाटियों में वाले क्षेत्रों में से प्रवाहित होती हैं तो उन्हें तो बना बनाया मार्ग मिलता है और बना बनाया मार्ग मिलने के कारण उनकी गति तीव्र होती है और वह अपने साथ लाए गए मलबे को, एक तो मलबा ही कम होता है और जो भी होता है वह अपने साथ लेकर समुद्र में मिल जाती है। तो यह उसका निक्षेपित नहीं करती, एक साथ जाके सीधे मुहाने पर सागर में मिल जाती है। उन्हीं मुहानों को कहा जाता है एस्चुरी। तो क्लियर हुआ चित्र के माध्यम से कि लश्कर का पठार कहाँ है, शिवपुरी का पठार, लश्कर का मैदान कहाँ है, शिवपुरी का पठार कहाँ है, कंजरदा का पठार कहाँ है, सोनवाड़ा का पठार कहाँ है, उमटवास का पठार कहाँ है। और विंध्याचल पर्वत है उसे किन किन श्रेणियों में बांटा गया है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और सतपुड़ा श्रेणी को भी किन किन भागों में बांटा गया है और सतपुड़ा श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए इन्हीं पठारों को, इन्हीं पर्वतों को हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत को। तो जो विंध्याचल पर्वत है वह अवशिष्ट पर्वत का भाग है। किसका भाग है? अवशिष्ट पर्वत का भाग है तो यह बलित मूड़दार पर्वत। और बलित मूड़दार पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? जब चट्टानों में अगल बगल से क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो दबाव पड़ने के कारण या संपीड़न बल अधिक होने के कारण जो चट्टान होती है वह ऊपर की ओर ऐसे उठ जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से फोल्ड माउंटेन को क्या कहा जाता है? बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। और जब कभी ये पर्वत बहुत पुराने हो जाते हैं तो इनमें घर्षण बल के कारण इनके कुछ ही भाग बचे होते हैं, बाकी भाग इसका क्या हो जाता है? घिस जाता है। तो जो बलित पर्वत बहुत पुराने हो जाते हैं उनका बचा हुआ घर्षण के बाद अवशिष्ट भाग बचा होता है, उन्हें कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। और जो विंध्याचल पर्वत है वह अवशिष्ट पर्वत का ही भाग है। किसका भाग है? अवशिष्ट पर्वत का भाग है।
इसके पूर्व में मैंने अभी आपको बताया था कि भांडेर और कैमूर श्रेणी है। कौन सी है? भांडेर और कैमूर श्रेणी है। और इसके यदि हम पश्चिम में चले जाते हैं तो अरावली पर्वत से जाकर यह मिलता है। कहां पर जाकर मिलता है? पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से जाकर मिलता है। अरावली पर्वत श्रेणी कहां है? तो यह गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली में फैली हुई है। तो ये पश्चिम में वहां पर जाकर मिल जाता है और पूर्वी की बात करें तो वहां पर भांडेर और कैमूर श्रेणियां हैं। यह गंगा और नर्मदा बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो विंध्याचल पर्वत है वह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और चूंकि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी नर्मदा बेसिन बन जाता है, उसकी नदी नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जल को नर्मदा नदी बेसिन कहा जाएगा। उसी तरीके से विंध्याचल पर्वत के यदि हम उत्तर में जाते हैं तो वहां पर गंगा नदी का बेसिन पाया जाता है। बेसिन क्या कहलाता है? जहां पर बहुत सारी नदियां आकर मिल जाती हैं और उसका जो जल प्रवाह क्षेत्र कहलाता है वह बेसिन के अंतर्गत आता है। तो उत्तर में गंगा नदी का जल बेसिन होता है और दक्षिण में नर्मदा नदी का जल बेसिन होता है और बीच में आ जाती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो इन दोनों नदी बेसिनों को एक दूसरे से दूर कर देती है, उनका विभाजन कर देती है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक है, अर्थात इसका निर्माण बहुत पहले ही हो चुका था। रीवा पन्ना के पठार में संग्रामपुर दमोह में विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, जिसे क्या कहा जाता है? गुडविल की चोटी या सद्भावना शिखर कहा जाता है। इसे कालूमार की चोटी भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। पूछ लिया जाता है, यदि 3 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए गुडविल की चोटी या सद्भावना शिखर लिखा आ जाए या कालूमार की चोटी लिखी आ जाए तो आप समझ जाना कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है और विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। और इसे किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसे गुडविल के नाम से, सद्भावना शिखर के नाम से और कालूमार के नाम से जाना जाता है। और यह किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर है? तो यह रीवा पन्ना के पठार में संग्रामपुर दमोह के पास में है। कहां पर है? दमोह के पास में है। तो यदि ये आती है तो इसके विषय में आपको 2-3 बिंदु में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। बात करते हैं भांडेर श्रेणी, जो कि विंध्याचल को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। तो उसमें से एक होती है भांडेर श्रेणी। भांडेर श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार है छतरपुर, दमोह और पन्ना जिले में। कहां पर है? छतरपुर जिले में है, दमोह जिले में है और पन्ना जिले में है। इन 3 जिलों के अंतर्गत इसका विस्तार माना जाता है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर अर्थात 1172 मीटर। और वह कहां पर स्थित है? तो वह भांडेर श्रेणी में ही स्थित है। कहां पर स्थित है? भांडेर श्रेणी में स्थित है। बात करते हैं अगली श्रेणी की, जो कि विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आती है और उसे कहते हैं कैमूर श्रेणी। क्या कहा जाता है? कैमूर श्रेणी। जो कैमूर श्रेणी है, यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो यह भी छतरपुर, दमोह, पन्ना जिले में फैली हुई है। कहां पर फैली है? छतरपुर, दमोह और पन्ना जिले के थोड़े से आगे की ओर फैली हुई है। मतलब यह जो भांडेर श्रेणी है, सॉरी ये गलत लिखे हुए हैं, जो कैमूर श्रेणी है इसका विस्तार भांडेर श्रेणी से थोड़ी से आगे की ओर है। यह सीधी सतना जिले में फैली हुई है। कहां पर फैली हुई है? सीधी और सतना जिले में फैली हुई है। यह नदी घाटी उत्तरी किनारों पर खड़ी दीवार के समान है, अर्थात जो कैमूर घाटी है, कैमूर श्रेणी है, यहां पर जो सोन नदी की घाटी है वह प्रवाहित होती है और जो सोन नदी की घाटी है वह खड़ी दीवारों के रूप में फैली हुई है। कैसे फैली हुई है? खड़ी दीवारों के रूप में फैली हुई है। बांधवगढ़ की पहाड़ियां भी कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बांधवगढ़ की श्रेणियां या पहाड़ियां जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? तो वह कैमूर श्रेणी के अंतर्गत ही आती हैं। यह यमुना तथा सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। जिस तरीके से विंध्याचल श्रेणी गंगा और नर्मदा के मध्य जल द्विभाजक का काम कर रही थी, लेकिन वह नदी बेसिन के मध्य कर रही थी, यह यमुना और सोन नदी के मध्य करती है। अर्थात इसके दक्षिण में या पूरब की ओर सोन नदी प्रवाहित होती है और उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यमुना नदी प्रवाहित होती है। अर्थात यह जो श्रेणी है वो यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। सोन नदी जो घाटी है वह कैमूर श्रेणी के अंतर्गत ही आती है और यह खड़ी दीवार के समान है। इसकी जो घाटी है वह खड़ी दीवार के समान है। और ध्यान रखना, जो सोन नदी है वो भी रिफ्ट घाटी से होती हुई बहती है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि रिफ्ट घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। प्रीलिम्स का एग्जाम था, प्रीलिम्स में पूछा गया था पीएससी में, तो उसमें ऑप्शन आपको दे दिया गया था नर्मदा, ताप्ती, सोन और चंबल। बहुत सारे लोगों ने चंबल इसमें आंसर लगा के आए थे कि चंबल जो है इसमें प्रवाहित नहीं, चंबल भी इसमें प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी ध्यान रखना रिफ्ट घाटियों में प्रवाहित नहीं होती, वह बीहड़ का निर्माण करती है, वह नदियों में मिट्टी के टीलों का निर्माण करती है, महाखड्डों का निर्माण करती है।
रिफ्ट घाटी क्या होती है? रिफ्ट घाटी दरारी क्षेत्र होते हैं जो दो पर्वतों के बीच में होते हैं और वहां से नदी प्रवाहित होती है। वह स्वयं उसका निर्माण नहीं करती, उसका निर्माण पहले से हुआ रहता है। तो क्लियर हुआ, सोन नदी भी रिफ्ट घाटी से बहती है, नर्मदा नदी भी रिफ्ट घाटी से बहती है और ताप्ती नदी भी रिफ्ट घाटी से बहती है। बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की। जो सतपुड़ा श्रेणी है उसके यदि हम बात करें कि कौन कौन सी पहाड़ियां श्रेणियां इसके अंतर्गत आती हैं, तो इसमें राजपीपला, अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़, असीरगढ़ की पहाड़ियां इसके अंतर्गत समाहित की जाती हैं। कौन कौन सी? राजपीपला की पहाड़ी, अखरानी की, बड़वानी की, असीरगढ़ की और बीजागढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। यदि हम निमाड़ के मैदान की बात करें तो असीरगढ़ की पहाड़ी एवं नर्मदा के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? निमाड़ के मैदान का। सबसे ऊंची चोटी की बात करें सतपुड़ा की तो कौन सी है? धूपगढ़ की है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और यह कहां पर स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था पचमढ़ी में स्थित है। और पचमढ़ी कहां पर आता है? तो महादेव पर्वत के अंतर्गत आता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि धूपगढ़ की चोटी कहां पर स्थित है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है और वहां पर आपको ऑप्शन अलग अलग दिए जाते हैं। वहां पर आपको महादेव पर्वत भी दे दिया जाता है और सतपुड़ा पर्वत भी दे दिया जाता है। यदि महादेव पर्वत और सतपुड़ा दोनों मिलते हैं तो आपको महादेव पर्वत लगा के आना है। यदि मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि ये कहां पर है, तो आप चाहे सतपुड़ा श्रेणी लिखें या महादेव पर्वत श्रेणी लिखें, दोनों में आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि आप महादेव पर्वत लिखते हैं तो उसमें नंबर मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। राजपीपला की बात कर लेते हैं। राजपीपला श्रेणी जो कि इसी के अंतर्गत आती है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे पश्चिमी जो छोर कहलाता है वो राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका यह गुजरात तक विस्तृत है। इसका विस्तार कहां तक है? गुजरात तक है। ये मध्य प्रदेश से गुजरात तक इसका विस्तार है। यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। साथ ही साथ इसे नर्मदा तथा ताप्ती की सहायक नदियों ने काटा है। यह कटा हुआ भाग है और इसे किसने काटा है? नर्मदा और ताप्ती नदियों की सहायक नदियों ने। क्योंकि आपको पता है कि सतपुड़ा श्रेणी जो है, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के बीच में आती है और इसके पश्चिम की ओर जो नदियां, यदि हम मध्य प्रदेश में पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो वहां पर नर्मदा और ताप्ती में क्या हो जाती है? तीव्र गति पकड़ लेती हैं। उसकी बहुत सारी सहायक नदियां आती हैं। तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो इनको काटते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। बात करते हैं हम मैकाल पर्वत श्रेणी, जो कि इसका दूसरा भाग है। उसे क्या कहा जाता है? मैकाल पर्वत श्रेणी। यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था अमरकंटक है, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। यह पूर्वी सीमा इसकी कैसी है? अर्धचंद्राकार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1048 मीटर है। कितनी है? 1048 मीटर, अर्थात 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह नर्मदा, सोन, जोहिला, रिहंद आदि नदियों का उद्गम स्थल है। कौन सी? जो मैकाल श्रेणी है वहां से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो नर्मदा भी निकलती है, सोन भी निकलती है, रिहंदी भी निकलती है और जोहिला नदी भी निकलती है। इसका विस्तार की बात करें तो विस्तार पश्चिम की ओर कहां तक चला जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार, झारखंड तक इसका विस्तार माना जाता है मैकाल की श्रेणी का। ध्यान रखना, जो अमरकंटक है वो किसका है? विंध्याचल का नहीं है, वो सतपुड़ा का भाग है। कभी कभी कंफ्यूजन में हम लिख देते हैं विंध्याचल का भाग है। पूछा जाता है नर्मदा नदी कहां से निकली है, सतपुड़ा से या विंध्याचल से? तो आपको ध्यान रखना है वह सतपुड़ा से निकली है। और सतपुड़ा के कौन से भाग से निकली है? मैकाल श्रेणी से निकली है। मैकाल श्रेणी में जो अमरकंटक है वहां से निकली हुई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अरावली पर्वत को, जो कि राजस्थान में स्थित है, लेकिन इसका महत्व मध्य प्रदेश में बहुत अधिक है, इसलिए इसको भी हम इसके साथ देख लेते हैं। तो यह मालवा के उत्तर पश्चिम पठार, जो मालवा का पठार है उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका जो ढाल है वह काफी तीव्र है। कैसा है? पर्वतीय ढाल काफी तीव्र है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह माउंट आबू के पास में है और उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर है। और उसकी ऊंचाई है 1158 मीटर। कितनी है? 1158 मीटर है। यह पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। कैसा है? सबसे प्राचीनतम पर्वत है। हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत में आता है और जो विंध्याचल है वो जो अरावली है वो सबसे प्राचीनतम पर्वत में आता है। किस में आता है? सबसे प्राचीनतम पर्वत में आता है। यदि मध्य प्रदेश की बात की जाती है कि मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा आ जाता है, तो अरावली आ जाता है। और सबसे नवीनतम कौन सा आ जाता है, तो सतपुड़ा आ जाता है। अर्थात अरावली का पहले हुआ था, सतपुड़ा का विकास बाद में हुआ था। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे प्राचीनतम कौन सा? अरावली आ जाता है और सबसे नवीनतम हिमालय आ जाता है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में दिल्ली के पास से गुजरात के अहमदाबाद तक कितना 800 किलोमीटर की लंबाई क्षेत्र में फैला हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली तक इसका विस्तार माना जाता है। तो इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जितने भी पर्वत थे, जितने भी पठार थे और जितने भी मैदान थे, इस वीडियो के अंतर्गत हमने उन सभी का अध्ययन किया।
सिलेबस में आपके नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, जिसमें हम अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।